हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी के रैपिड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत या पॉलिटी इन 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक, संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था। देखिए, संसदीय व्यवस्था या फिर जो राष्ट्रपति प्रणाली है वो किस चीज के ऊपर आधारित है? तो विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के ऊपर आधारित है। जैसे कि राष्ट्रपति प्रणाली में देखेंगे तो वहां पे विधायिका और कार्यपालिका के जो संबंध है वो पृथकीकृत है ना, अलग अलग है। वहां पे एक तरीके से स्वायत्ता मिलती है आपको, लेकिन संसदीय व्यवस्था में देखेंगे आप अधिव्यापन है विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों में, है ना। तो सबसे पहले हम संसदीय व्यवस्था ही डिस्कस करेंगे। जो केंद्र में संसदीय व्यवस्था है उसके बारे में जो मूल आर्टिकल है वो है आर्टिकल 74 और 75, जबकि जो राज्यों के संदर्भ में मूल आर्टिकल है वो है 163 और 164 है ना, 163 164। अनुच्छेद जो 74 है वो क्या कहता है? उसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। और जो 42वां और 44वां संशोधन हुआ उसके अंतर्गत ये बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति जो है उनके अनुसार ही कार्य करेंगे, बस साधारण विधेयक में जो है वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। 75 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, जो पार्लियामेंट्री जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। तो 75 कहता है कि जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, ना कि संसद के प्रति, है ना। तो हम विशेषता देख लेते हैं संसदीय सरकार की और राष्ट्रपति शासन की, है ना, दोनों की। तो संसदीय सरकार में जो होता है, देखिए हम जब भी डिस्कस करेंगे संसदीय सरकार और राष्ट्रपति शासन, संसदीय सरकार के संदर्भ में आप ब्रिटेन की व्यवस्था को रिकॉल करिएगा या फिर भारत की, और राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में यूएसए की व्यवस्था को रिकॉल करिएगा, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। तो संसदीय सरकार के संदर्भ में देखिए यहाँ पे नामिक तथा वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्य का मुखिया होता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो सरकार का मुखिया होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सलाह के अनुसार काम करेंगे। जैसे कि अभी बात करी हम लोगों ने आर्टिकल 74, जो इसमें 42वां 44वां संशोधन हुआ। फिर बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, जैसे कि वर्तमान में एनडीए का। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति नहीं। फिर राजनीतिक एकरूपता होती है, जैसे कि जब एनडीए का शासन है तो एनडीए के संबंधित विचारधारा वाले व्यक्ति ही सरकार में है, ना कि कांग्रेस की विचारधारा वाले। फिर दोहरी सदस्यता, जो मंत्री होंगे वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होंगे। हालांकि विधायिका का सदस्य बने बिना भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर जो है उनको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है संसदीय प्रणाली में। निचले सदन का विघटन हो सकता है जो संसदीय प्रणाली है उसमें, एक तो जब कार्यकाल पूरा होता है तब, दूसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले भी, जब प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को। फिर जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो सदस्य रहते हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन। देखिए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही राज्य का और सरकार का दोनों का प्रमुख होता है ना, दोनों का मुख्य होता है। फिर जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है उसमें मुख्यतः व्यक्ति को वोट दिया जाता है, जैसे कि वहां पे ट्रंप को वोट दिया जा रहा था, ना कि मतलब किसी दल को, है ना। हालांकि वो किसी एक दल से लड़ रहे थे, उनका फायदा क्या होगा कि वो कांग्रेस में वहां पे जाएंगे तो उनके लिए वोट वगैरह पास कराना आसान हो जाता है ना। तो विधायिका का वहां पे चुनाव अलग होता है और राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, लेकिन यहाँ पे विधायिका का चुनाव होता है और विधायिका ही चुनती है फिर सरकार के प्रमुख को, है ना। तो ये अंतर हो गया। फिर सदन के प्रति वहां के राष्ट्रपति का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, वो सदन के उत्तरदायित्व से मुक्त होते हैं जब तक कि वो संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। फिर जो वहां पे राष्ट्रपति के पास अपने सह कर्मचारियों का, सचिव को चुनाव का अवसर रहता है। जरूरी नहीं कि वो सदन का मेंबर होंगे तभी राष्ट्रपति चुनेंगे, है ना, या फिर किसी दल का सदस्य होंगे तभी चुनेंगे, वो बाहर के किसी व्यक्ति को भी चुन सकते हैं, जैसे कि इलोन मस्क का चुनाव किया गया था राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा। फिर जरूरी नहीं कि वहां के मंत्री जो है कांग्रेस का सदस्यता रखेंगे, है ना। फिर पीएम का नेतृत्व राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में होता है, राष्ट्रपति प्रणाली में जो नेतृत्व करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। फिर वहां पे कांग्रेस का विघटन नहीं होता है और राष्ट्रपति के पास विघटन की शक्ति है भी नहीं। संसदीय प्रणाली में शक्तियों का अधिव्यापन होता है, जबकि वहां पे शक्तियों का पृथक्करण होता है। अब देखते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण क्या है। देखिए, गुण यह है कि विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सामंजस्य है ना। फिर दूसरा गुण क्या है? तो उत्तरदायी सरकार है, जैसे कि अंबेडकर जी ने कहा था। तीसरा, निरंकुशता पे रोक है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है। चौथा, व्यापक प्रतिनिधित्व है, क्योंकि यहाँ पे पूरे दल का प्रतिनिधित्व रहता है, तो बहुत सारे लोगों का मंत्रिमंडल में समावेश हो सकता है, अलग अलग पृष्ठभूमि का। अब आते हैं दोष। दोष क्या है? अस्थायी सरकार, कार्यकाल निश्चित नहीं है ना, जैसे ही विश्वास मत खोते हैं वैसे ही सरकार गिर जाती है। फिर नीतियों की निश्चितता नहीं है, क्योंकि सरकार गिरेगी, अस्थायी सरकार रहेगी तो नीतियां निश्चित नहीं रहेगी। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है, क्योंकि शक्तियों का अधिव्यापन है, कार्यपालिका विधायिका के भी मेंबर होते हैं, तो उत्तरदायित्व कमजोर हो जाता है। फिर अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड रहते हैं प्रधानमंत्री के पास मंत्री को चूज करने में, है ना। अब आते हैं दोष।
किसके संदर्भ में? राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में। राष्ट्रपति प्रणाली का क्या दोष है? तो देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव, आप न्यूज फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि अमेरिका में बजट के संदर्भ में कई सारे इश्यूज आते हैं। फिर गैर उत्तरदायी सरकार, वहां के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। तीसरा, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना, वही बात है। सीमित प्रतिनिधित्व, है ना, लगभग वही बात है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को चुनाव किया जाता है वहां पे। गुण क्या है राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में? तो स्थायी सरकार, नीतियों में निश्चितता, क्योंकि सरकार स्थिर है। तीसरा, शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, इससे क्या आती है? विशेषज्ञता आती है, चेक एंड बैलेंस भी सुनिश्चित होता है। फिर विशेषज्ञों द्वारा सरकार, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब आते हैं कि भारत के संदर्भ में जो है वो संसदीय व्यवस्था क्यों स्वीकार की गई। तो सबसे पहली बात है व्यवस्था से निकटता। के मुंशी ने कहा कि हम इतने सालों से ब्रिटेन के अधीन रहे और यहाँ पे संसदीय व्यवस्था रही, तो हम क्यों दूसरे अनुभव को खरीदें, है ना, तो ये बात हो गई। दूसरा, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। अम्बेडकर ने कहा कि दो व्यवस्थाएं हैं, जहां पे एक में वरीयता मिल रही है, दूसरे में स्थिरता मिल रही है। स्थिरता जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मिल रही है, उत्तरदायित्व जो मिल रहा है वो मिल रहा है संसदीय प्रणाली में। दोनों का कॉम्बिनेशन है नहीं, लेकिन हम वरीयता को तवज्जो देंगे, इसीलिए जो है संसदीय व्यवस्था अपनाया गया। तीसरा, कि हम लोग नया नया राष्ट्र थे, तो विधायिका और कार्यपालिका में टकराव को हम बेसिकली स्वीकार नहीं कर सकते थे उस समय पे, क्योंकि हमारी विकास की आवश्यकता थी, इसीलिए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। फिर भारतीय समाज की विविधता भी। अब आते हैं भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश मॉडल से कैसे अलग है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ब्रिटेन में राजशाही है, भारत में गणतंत्र है। दूसरा कि जो ब्रिटेन है वहां पे संसद सर्वोच्च है, संसद संप्रभु है, लेकिन भारत के संदर्भ में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। तीसरा कि ब्रिटेन में ये बाध्यता है कि प्रधानमंत्री जो है वो निचले सदन से होंगे, जबकि भारत के संदर्भ में ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी सदन से हो सकते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह जो है निचले सदन से थे। फिर संसद सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, ये ब्रिटेन में व्यवस्था है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई मंत्री बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 माह तक, 6 माह के अंदर उसको जो है सदस्यता लेनी पड़ेगी। फिर ब्रिटेन में छाया कैबिनेट की व्यवस्था है, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली के ऊपर स्वर्ण सिंह समिति बैठाई गई थी, यही जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि संसदीय व्यवस्था जो है उपयुक्त तरीके से काम कर रही है और इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। देखिए, संघीय व्यवस्था या एकात्मक जो सरकार का रूप है वो किसके आधार पर डिवीजन किया गया है? तो राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सरकार के संबंध प्रकृति के ऊपर, है ना। क्या शक्तियों का विभाजन किया गया है डिफरेंट यूनिट ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, या फिर केंद्रीयकरण है? अगर केंद्रीयकरण है तो एकात्मक व्यवस्था, या फिर अगर डिवीजन है तो संघीय व्यवस्था, जैसे कि यूएसए में, जैसे कि भारत में, है ना। संघ दो तरीके से बनते हैं, एकीकरण के द्वारा, जैसे कि यूएसए में अलग अलग कॉलोनी साथ में आए और एक संघ बनाया, और दूसरा विभाजन के आधार पे, मतलब पहले एक देश बन गया और फिर उन्होंने प्रशासन के कन्वीनियंस के हिसाब से राज्यों में बांटा अपने क्षेत्र को, जैसे कि कनाडा में बांटा गया, भारत में बांटा गया, है ना। तो अब देखिए, भारत के संदर्भ में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। और आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगा। इसका क्या मतलब है? तो अम्बेडकर जी ने कहा इसका मतलब दो है। पहले कि भारत जो है यूएसए के संघ के समान सहमति का परिणाम नहीं है ना। भारत जो है पहले संघ आया, फिर एक केंद्रीकृत राष्ट्र बना, फिर जो है अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया उसको। तो वही कि संघ जो है सहमति का परिणाम नहीं है। दूसरा कि भारतीय संघ से कोई भी पृथक नहीं हो सकता है। अब आते हैं, भारतीय संघ जो है कनाडाई मॉडल से बहुत प्रभावित है। तो क्या क्या समानता है दोनों में? तो देखिए, निर्माण का तरीका, दोनों जो है वो विभाजन से बने हैं। दूसरा कि यूनियन शब्द का प्रयोग प्रमुखता से किया गया, कनाडा के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। तीसरा, केंद्रीयकरण प्रवृत्ति, कनाडा का जो संघ है वो भी केंद्रीयकरण युक्त है और भारत का भी जो संघ है वो भी। अब आते हैं संविधान की संघीय विशेषताएं। क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो संघीय फीचर की हैं? सबसे पहला है द्वैध राजपत्ति। आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों को किस विषय बांटे गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र के पास और स्थानीय महत्व के विषय जो है राज्यों के पास। दूसरा, लिखित संविधान है, यह भी संघीय विशेषता है। तीसरा, शक्तियों के विभाजन, जैसे कि 7वीं अनुसूची, है ना, संघ, संवर्ती और राज्य सूची। संघ सूची में 90 विषय हैं अभी, संवर्ती सूची में 52 विषय हैं और राज्य सूची में 59 विषय हैं। मूलतः जो है संघ सूची में 97 विषय था, संवर्ती सूची में 47 विषय था और राज्य सूची में 66 विषय था। याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। फिर आते हैं अवशिष्ट विषय जो है संघ के पास है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें अवशिष्ट विषय किसके पास था। फिर आते हैं कठोर संविधान, जो संघीय प्रावधान है उसका जो संशोधन है वो बहुत मुश्किल है ना, 2/3 प्लस में आधे राज्यों की सहमति। फिर आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, जो राज्यों के इंटरेस्ट का भी रक्षा करती है, जैसे कि बम्बई मामला ले लीजिए आप, या फिर अभी जो आया तमिलनाडु का केस में निर्णय। फिर आता है द्विसदनीय विधेयिका, जैसे कि राज्यसभा वो राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करती है। अब आते हैं संविधान की एकात्मक विशेषताएं।
एकात्मक विशेषताएं क्या है, तो सशक्त केंद्र है, जैसे कि केंद्रीय सूची में ज्यादा विषय है, पहली बात। दूसरा बात कि महत्वपूर्ण विषय जो है वो केंद्रीय सूची में है। तीसरा बात कि संवर्ती सूची में सॉरी संवर्ती सूची में भी केंद्र प्रमुख स्थान रखते हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो संघ के पास है, यूएसए में जो है राज्यों के पास है। दूसरा कि भारत जो है, भारतीय संघ वो नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है, मतलब राज्यों को समाप्त किया सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के साथ अभी किया गया। जबकि यूएसए में जो है वो अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है, वहां पे राज्यों को समाप्त नहीं किया सकता। तीसरा कि भारत में एकल संविधान है, जबकि यूएसए में दोहरा संविधान है। चौथा कि संविधान का लचीलापन बहुत ज्यादा है, अधिकतर प्रावधान जो है संसद अकेले संशोधन कर सकती है। फिर राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है, जैसे कि राज्यसभा के संदर्भ में देखिए, यूएसए में सभी राज्यों को बराबर सीटें मिली है, भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। फिर आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन के बिना ही संघ से एकल ढांचा सृजन किया सकता है, अन्य किसी भी संघ में ऐसा प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। फिर आते हैं एकीकृत न्यायपालिका, यहाँ पे जो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ में कार्य करते हैं, जबकि ऐसा जो सिस्टम है वो यूएसए में नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र द्वारा नियुक्त जो प्रतिनिधि रहते हैं वो राज्यों में भी शासन करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो मुख्यतः केंद्र का रहता है। फिर एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य कंट्रोल केंद्र का है उसके ऊपर। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी जैसे कि कैग, उसके ऊपर भी ज्यादा कंट्रोल जो है केंद्र का है, जबकि राज्यों के भी वो जांच करती है। फिर राज्य सूची पे संसद का प्राधिकार, बहुत सारे कंडीशंस में जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति अभी आप देख ही रहे हैं। फिर राज्य विधेयकों पर वीटो, अभी हाल के मुद्दे हैं ये। संघीय व्यवस्था संबंधी मूल्यांकन, ये सब पूछ लिया जाता है प्रश्न में कई बार कि केसी वेयर ने क्या कहा, पॉल एप्पलबी ने क्या कहा, मॉरिस जॉनसन, तो हम देख लेते हैं, है ना, याद ही करना है इनको। केसी वेयर ने कहा है अल्पसंघीय भारतीय संघीय व्यवस्था को। पॉल एप्पलबी ने कहा है यह पूरी तरह से संघीय है। मॉरिस जॉनसन ने कहा है यह सहमति वाला संघ है ना। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि मजबूत केंद्र वाला संघ है, मतलब केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ है। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं यह सहकारी संघवाद है, जो कि प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं। अंबेडकर क्या कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि देखिए जो राज्य है और संघ है ये दोनों संविधान से सृजन किया गया है तथा उसी से शक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए राज्य जो है वो केंद्र की एजेंसी नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों स्वायत्त हैं। बोमई जो केस हुआ था 1994, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संघवाद जो है वो मूल विशेषता है। तो होपफुली यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।